नमस्ते एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो सेशन है वो प्राणायाम के ऊपर है, प्राण के ऊपर है। प्राण जो आपकी वाइटल एनर्जी है, जो आपका लाइफ फोर्स है। मैं आपको आज का जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा दिखा देती हूँ, क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम। आज के हमारे ये जो 5 days टू डिस्कवर योगा का दूसरा दिन है, और ये जो दूसरा दिन है वो है द पावर ऑफ ब्रेथ। जो श्वास है, जो प्राण है, उसकी क्या पावर है, क्या शक्ति है, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे कि प्राण क्या है, और ये जो ब्रीदिंग है, ये जो प्राण है, ये श्वास है ना, उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी टेक्निक है ना। तो 2 टेक्निक आज हम सीखेंगे, और उसके साथ ही एक मेडिटेशन भी रिलैक्सेशन के लिए। और ये जो सेशन है उसके अंत में आप अपने बारे में लिख सकते हो कि सेशन के पहले आपकी जो फीलिंग थी, इमोशन था, वो कैसा है, और सेशन के बाद आपका इमोशन कैसा है, उसके बारे में आप लिख सकते हो एक होमवर्क की तरह। और चाहे तो आप वो शेयर भी कर सकते हो हमसे। तो ये जो प्राण है ना, आज का जो सेशन है वो प्राण के ऊपर है। तो ये जो प्राण है वो है क्या? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्राण और ब्रीदिंग है ना, ऐसा लगता है दोनों एक ही है। लेकिन प्राण और ब्रीदिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिखने में हमें बहुत सिमिलर लगती है ये, लेकिन दोनों भी बहुत, उनका दोनों का रोल बहुत अलग है। प्राण को हम इंग्लिश में एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे कि ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये फुल पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स में आने वाली सभी चीजें, हम या बाकी जो चीजें आपको दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें जो है, अगर हम मॉडर्न साइंस में देखेंगे तो कहा जाता है कि वो एनर्जी और मैटर से बना हुआ है। तो उसमें जो एनर्जी है वही है प्राण। तो ये पूरा विश्व जो है वो प्राण से बना हुआ है। हमारे शरीर में भी है ना, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उस प्राण की वजह से है। अगर प्राण ही ना रहे तो कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे एक जीवित व्यक्ति है ना, एक कोई जिंदा जिंदा व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, और वो हर एक एक्टिविटी कर सकता है, उसके सारे इंद्रियां काम कर रही हैं, उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। तो उस व्यक्ति के अंदर से ऐसा क्या निकल गया जिसकी वजह से सब ऑर्गन्स ने, शरीर ने काम करना बंद कर दिया? तो वही वो चीज है प्राण। और ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है, जो हम प्राण को चैनलाइज करने के लिए, वायु को अंदर बाहर करने के लिए, जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना, वो आपकी ब्रीदिंग है। और अगर आपको और इसमें जानना है, जैसे अगर आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में अगर आपको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी ना, तो क्या करते हैं, आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर आपको ऑक्सीजन का मास्क लगा देंगे, तो आपकी ब्रीदिंग बेटर हो जाएगी ना, ब्रीदिंग अच्छे से चलने लगेगी। आपको ब्रेथलेस हो रहा है या श्वास ठीक से नहीं लिया जा रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्राण ही निकल जाए तो कोई डॉक्टर ऐसा है क्या जो आपको प्राण आपके वापस ला सके? नहीं, है ना। तो ब्रीदिंग को कहीं ना कहीं हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्राण को नहीं, है ना। तो प्राण को जब तक हम जीवित हैं तभी तक हम प्राण को रेगुलेट कर सकते हैं। एक बार वो निकल गया तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और प्राण जो है वो पूरे शरीर में है, इसलिए उसको लाइफ फोर्स कहा जाता है प्राण को, कि प्राण है तो ही हम जिंदा हैं, प्राण नहीं है तो हम मृत के समान है ना, मर गए, ऐसा है।
और ये जो ब्रीदिंग को हम देख सकते हैं, है ना? अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और नाक से ज़ोर से फूँको या मुँह से फूँको, तो फॉग जैसा दिखाई देगा। या अपने हाथ को सामने रखो, ब्रीथ आउट करो, तो आप उसको महसूस कर सकते हो, श्वास को, है ना? तो ब्रीदिंग को आप कहीं न कहीं, है ना, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे आप देख भी सकते हो या महसूस कर सकते हो ब्रीदिंग को। लेकिन प्राण को आप देख नहीं सकते। प्राण जो है वो सटल बॉडी का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। हमारे ग्रॉस बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारे स्थूल शरीर का पार्ट जो है, जैसे आपके सारे अंग आप देख सकते हो, तो वैसे हम प्राण को नहीं देख सकते। अगर आप सोचो कि मैं बॉडी को काटूँ और देखूँ कि ये प्राण कहाँ है, तो नहीं दिखाई देगा प्राण। लेकिन प्राण को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से उसका एक हाथ पैरालाइज़ हो गया। हाथ पैरालाइज़ हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वहाँ पे प्राण वायु का प्रवाह कम हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन कम नहीं हुआ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन ज़िम्मेदार है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप इंजेक्शन देके, है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ाएँगे, तो ब्लड के थ्रू भी प्राण जाएगा, लेकिन इतना काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ वो सब करके प्राण वायु का प्रवाह आपको यहाँ पे ज़्यादा करना होगा, तब जाके आपका हाथ अच्छी तरह से काम करने लगेगा। तो ये जो प्राण है, उसको कहा गया है कि पूरा विश्व, मांडुक्य उपनिषद में बताया है, प्रश्न उपनिषद में बताया है कि ये जो प्राण है ना, उससे ही सारा संसार बना हुआ है और ये जो प्राण है, उसी से हम जीवित हैं। अब ये जो प्राण हमारे शरीर में पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, हर जगह है ना? पूरे शरीर में प्राण है। वो एक जगह से दूसरी जगह आता-जाता कैसे है? तो प्राण को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का जो काम है, वो है नाड़ी का, है ना? प्राण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है? नाड़ी। और नाड़ी मतलब क्या? नाड़ी मतलब नदी। नाड़ी मतलब नदी, क्योंकि जो नाड़ी शब्द है वो नाद्य से आया है, नदी से आया है। जैसे नदी, है ना? नदी क्या है? पानी को ले जाने के लिए एक रास्ता है ना? वो फ्लो है एक। तो वैसे ही प्राण को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है नाड़ी। अब किसी को ऐसा लग सकता है नाड़ी मतलब नर्व्स क्या? नहीं, नाड़ी और नर्व्स दोनों अलग-अलग चीजें हैं, जिसको हम नस बोलते हैं ना। नाड़ी और नर्व्स दोनों अलग-अलग चीजें हैं। नर्व्स को तो हम देख सकते हैं, अपनी नस को तो हम देख सकते हैं। कई नसों को तो ऐसे ही देख सकते हैं, कई नसें ऐसी हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे या, है ना, सूक्ष्म देख सकते हैं। लेकिन नाड़ी को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। नाड़ी को आप ऐसे नहीं देख सकते। आप सोचो कि मैं बॉडी को काटूँ, चीरूँ और उसमें से नाड़ी दिख जाए, तो वैसा नहीं होगा। तो नाड़ी जो है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है और नर्व्स जो है वो स्थूल शरीर का पार्ट है ना? नर्व्स जो है वहाँ से हमारे ब्लड का, रक्त का संचार होता है और नाड़ियों से प्राण का संचार होता है। तो प्राण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहाँ से जाता है? नाड़ी से जाता है। जैसे आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे आई है? जैसे आपका पंखा चल रहा है, आपकी लाइट चल रही है, तो पंखे और लाइट के बीच में जो एक मेन स्विच होगा, वहाँ से एक वायर गया होगा। तो वो जो वायर है जो हमें दिखाई दे रहा है, मान लो, है ना? तो वो नाड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो प्रवाहित हो रहा है, जो करंट जा रहा है, वो आपका प्राण है। तो नाड़ियों को, है ना, नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं और ऐसा बताया है कि 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, प्राण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है? और ये जो नाड़ियाँ हैं, है ना? इनका जो रोल है, उनका काम है प्राण को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब प्राण का काम क्या है? प्राण का 2 काम है, प्राण का 2 काम है। एक काम तो ऐसा है कि हमारे शरीर के सभी अंगों को एक्टिव रखना, हमारे शरीर, है ना, जो फिज़िकल बॉडी है, वो अच्छी तरह से काम कर सके।
हमारा हमारी बुद्धि, हमारा शरीर अच्छी तरह से काम कर सके, एक तो वो काम है हमारे प्राण का। और एक दूसरा स्पिरिचुअल उसका एम है या उसका पर्पस है, वो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। तो प्राण का 2 एस्पेक्ट है, वो 2 तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पहला तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में क्या है कि प्राण जो है, हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है ना? पावर देता है, एनर्जी देता है ताकि हम अपने सारे काम कर सकें, हमारे पूरा शरीर गतिशील रहे। और प्राण का जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। और कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है? कुंडलिनी शक्ति हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, मेरुदंड में है। वहाँ पे 7 चक्र हैं और सातों जो चक्र है ना, चक्र क्या है? एक स्थान है, सर्कल है और उसमें जो ये ना 7 चक्र जो बताया है, वो एक-एक एनर्जी सेंटर्स है। एनर्जी सेंटर मतलब क्या? जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एक घर में एक स्विच होगा, उस स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो करंट जो है फैन तक जाता है तो आपका पंखा चलने लगता है। वो करंट लाइट तक जाता है तो आपकी लाइट जलने लगती है। तो वो जो आपका स्विच है ना, जो स्विच बोर्ड है, वो स्विच बोर्ड जो है वो आपका एनर्जी सेंटर है कि यहीं से एनर्जी आपके घर के सारे सिस्टम तक जाती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी अलग-अलग स्थान पे एनर्जी सेंटर्स हैं। ऐसे तो शरीर में बहुत सारे एनर्जी सेंटर हैं, लेकिन योग में कुंडलिनी शक्ति या हमारे चक्रस को जागृत करने के लिए 7 चक्र बताए हैं और वो 7 चक्र कहाँ पे है? हमारे स्पाइनल कॉलम में है। अब ये जो चक्र है ना, वो भी हमें दिखाई नहीं देंगे हमारे ना इन आँखों से, उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वो जो 7 चक्र है, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, उसके लिए प्राणायाम करके आप उन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत साधना की बात है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाएँगे। हम लोग सिंपल देखेंगे कि हमारे ये जो प्राणायाम प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करके हम किस तरह से अपने फिजिकल बॉडी को फिट कर सकते हैं, किस तरह से अपने इमोशनल बॉडी को फिट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह से मेंटल बॉडी को फिट कर सकते हैं। तो प्राणायाम करके, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके हम अपने प्राण को, अपने मन को और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और उनको लिंक कर सकते हैं। लिंक कर सकते हैं मतलब क्या? कहा है ना, हठ योग प्रदीपिका जो कि योग का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, हठ योग का और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बताया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चले भवति। मतलब क्या? कि जब आपका मन चलता है ना, तब आपका ये प्राण चलता है। जब आपका प्राण चलता है, तब आपका मन भी चलता है। जब आपका प्राण रुक जाता है, तब मन भी रुक जाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि जब आपकी श्वास चलती रहती है ना, अपने आप अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो आपका मन भी एक जगह से दूसरी जगह, एक विचार से दूसरा विचार आता-जाता रहता है। और जब आप अपनी श्वास को रोक लोगे ना, श्वास को रोक लोगे तो आपका मन भी फिर रुक जाता है। वो कहीं नहीं भटकता, है ना? तो योग में जो ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना जो योग का पर्पज़ है, उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक ही विचार पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान लगना चाहिए। लेकिन हमारा मन हर समय भटकता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार आते-जाते रहते हैं। तो ये विचारों को रोके कैसे? तो विचारों को रोकने के लिए जो सबसे अच्छा टूल और सबसे ईज़ी टूल है, वो है प्राणायाम प्रैक्टिसेस। कैसे विचारों को कम करना और जैसे ही आपके विचार कम हो जाएँगे, आपके विचार कम होने से क्या होगा, आपको आपके मन में शांति आएगी। क्यों? क्योंकि मन में इतने सारे विचार हैं कि उसमें बहुत सारा तनाव है और उस तनाव की वजह से मन तो हमारा दुखी हो रहा है, टायर्ड हो रहा है, उसका असर हमारे शरीर पे भी हो जाता है। हमारा शरीर भी बिना फिज़िकल काम किए भी हम हमेशा टायर्ड लगते हैं, ऐसा लग रहा है थके हुए हैं, सो जाए या कुछ ना करें, है ना? ये सब फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि मन आपका बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थक गया है, एक के बाद इतने सारे विचारों की वजह से।
तो इतने सारे जो विचार है उसको कम करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है? अब ये जो प्राणायाम का अभ्यास है उसकी वजह से आपका इमोशन जो है वो भी बैलेंस होता है। मतलब अगर आप दुखी हो, निराश हो, आपके अंदर फ़ियर है, तो ये सारे डर को भी वो निकाल देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ना? आपकी ब्रीदिंग जो है जब डीप हो जाती है तो ज़्यादा बेटर ब्रीदिंग करने से आपका जो अनाहत चक्र है या फिर आपका जो लंग्स है ना? वो बहुत ही ज़्यादा है ना उसका फंक्शन बढ़ जाता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। और उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आपके ब्रेन को मिलता है, बॉडी को मिलता है, तो आपका बॉडी बेटर फंक्शन करती है। क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है, ब्लड के थ्रू हर जगह जा रहा है, तो बेटर ऑक्सीजन करने से जहाँ-जहाँ बेटर ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा, वो ऑर्गन आपका अच्छे से काम करने लगेगा। तो प्राणायाम जब आप करोगे, बेटर ऑक्सीजन अंदर लोगे, ज़्यादा अच्छी श्वास अंदर लोगे, तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा और उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, है ना? ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई आपके ब्रेन में हो जाएगी, उसकी वजह से आपका मन शांत होना, फ़ोकस होना, है ना? ज़्यादा अवेयरनेस हो जाता है और आप डीपर लेवल पे मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये तो हुआ थियरी कि प्राणायाम में प्राण क्या है और प्राण कैसे एक शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्राणायाम का पर्पस क्या है, ओके ये हमने अभी थियरी में जाना। अब प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि ये प्राणायाम करने के लिए ना उसकी टेक्निक क्या है, उसका टूल क्या है। तो हम 2 टेक्निक सीखेंगे। पहला टेक्निक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप सबने सुना होगा अनुलोम-विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। ना, ये ब्रीथिंग क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ही इतना ज़्यादा है, ना ये जो ब्रीथिंग है उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जब आप इसके बारे में जानोगे ना, तब आपको लगेगा कि सिर्फ़ ये एक प्राणायाम करके आप ना ध्यान में भी जा सकते हो, समाधि में भी जा सकते हो या दुनिया की जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो वस्तु पाना चाहते हो, वो आप पा सकते हो। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है वो, है ना, हमारे सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है वो ब्रीथिंग। तो आप अभी देखोगे ना तो आपके ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हम अपने नॉस्ट्रिल को यूज़ कर रहे हैं, नासिका को यूज़ कर रहे हैं, ओके? और हम या तो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेते हैं या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से या दोनों नॉस्ट्रिल से और एक समय पे सिर्फ़ एक ही नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव होता है, एक समय पे एक ही नासिका आपकी एक्टिव होती है। तो ज़रा एक बार चेक करेंगे कौन-सी नासिका ज़्यादा एक्टिव है? हाँ, नासिका के नीचे अपना अंगूठा लेके आइए और 2-3 बार ब्रीथ आउट कीजिए ज़ोर से। हाँ, चेक कीजिए कौन-सा ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, हाथ उठाइए जिनका राइट ज़्यादा एक्टिव है। ओके। अब वो लोग हाथ उठाएँगे जिनका लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव है। ओके। अब वो लोग हाथ उठाएँगे जिनका दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव है। जिनका दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव है, इक्वली एक्टिव है। हाँ, हार्डली 1-2 जन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नाक बंद होगी, आपको सर्दी हुई है तो दोनों नाक भी बंद हो सकती है। सर्दी हुई है उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप स्वस्थ हो, जब आप अपने हेल्दी स्टेट में हो, तब आप चेक करो। तो जब आपका एक नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है, मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है ना? और जैसे मैंने बताया कि आपके दोनों नासिकाएँ आपके ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसके 2 स्फीयर है, 2 भागों में बँटा हुआ है आपका ब्रेन, है ना? राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट। तो राइट नॉस्ट्रिल आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, क्रॉस में, है ना? इस तरह से क्रॉस में कनेक्टेड है। राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। और जिस समय जैसे अगर आपका राइट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिव है मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है और जब आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक्टिविटी देता है, आपके शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है, आपका कुछ फिजिकल काम करने का मन करता है। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है ना तब आपका राइट साइड ब्रेन जो है ना वो एक्टिव होता है और राइट साइड ब्रेन जब एक्टिव होता है तब आपको आराम करने का मन करता है,
प्राणायाम मेडिटेशन करने के लिए वो अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं म्यूज़िक सुनूँ या रेस्ट करूँ, है ना? तो जब आपका राइट ब्रेन एक्टिव है, तो दोनों जो ब्रेन है उनका फंक्शन अलग-अलग है। और जब आप कभी डिसीजन लेते हो कि मैं ये काम करूँ कि ये काम करूँ, या काम को जब आप करते हो, तब एक ही भाव के साथ करते हो। या तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है या तो लेफ्ट ब्रेन, और हर 90 मिनट में ये चेंज हो जाता है। तो जैसे आपको याद होगा कि आज आपने सोचा, सुबह-सुबह आपने सोचा आज मैं ना ये इतने काम मुझे निपटाने हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद आपको लगता है अरे जाने दो ना, बाद में कर लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका नॉस्ट्रिल चेंज हो गया। जब आपने उसकी लिस्ट बनाई थी, तब आपका, है ना, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव था, जिसकी वजह से आपको लगा आज मैं बहुत सारे काम निपटाने वाला हूँ, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। लेकिन जब आपका लेफ्ट एक्टिव हो गया तो आपको लगा चलो कल कर लूँगा, आज नहीं। तो इस तरह से हमारा जो, है ना, दिनचर्या है, हमारी पूरी दिनचर्या है, वो राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल की वजह से बदलती रहती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके दोनों साइड के ब्रेन एक्टिव होने से क्या होगा, आप एक साथ बेटर डिसीजन ले सकते हो, है ना? और सही आपके लिए क्या है वो कर सकते हो। और अगर आपकी बुद्धि डिसीजन लेगी ना, तब आपको लाइफ में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और ना ही लाइफ में आप कभी पीछे रहेंगे। आप जो चाहोगे वैसा आप करोगे। जब आपका मन सुपीरियर होता है ना, तो मन बोलता है मैं ये करूँ, ये नहीं करूँ, है ना? मन की जब सुनने लगते हो तो मन आपको पीछे की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब आप अपने बुद्धि को कमांड देते हो, तो आपकी बुद्धि जो है वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाती है, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही ब्रेन से काम कर रहा है, लेकिन ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करके, जिसमें आप दोनों नॉस्ट्रिल को एक्टिव करते हो, ये प्राणायाम करके आप अपने दोनों ब्रेन को एक्टिव करते हो। तो जिस समय आपके दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव होंगे ना, उस समय इसका मतलब है कि दोनों ब्रेन एक्टिव है। और हर 90 मिनट पे जब वो चेंज होने लगता है, तब ये प्रक्रिया होती है। तब एक समय ऐसा आता है कि आपका दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। लेकिन अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे, तब उसको ज़्यादा समय तक एक्टिवेट कर सकते हो। तो बिगिनिंग में नाड़ी शोधन प्राणायाम आप 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे-धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप कर सकते हो। ठीक है? और दूसरा प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, हमी ब्रीथिंग। भ्रामरी जो प्राणायाम है, उसको हनी बी ब्रीथिंग कहा जाता है, भंवरे की आवाज़ कहा जाता है। भंवरे की आवाज़ जो है उसमें आपको, है ना, ये जो वाइब्रेशन है, भंवरे की आवाज़ करते हुए जो स्पंदन निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है, उससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स होते ही हमारे अंदर, है ना, कामनेस आती है। और हठयोग प्रदीपिका में तो बताया है कि अगर आपको प्रसन्नता चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए, प्लेज़र चाहिए, तो भ्रामरी प्राणायाम करो। और भ्रामरी प्राणायाम का रोल सिर्फ़ इतना ही नहीं है, अगर आपको अपने शरीर को हील करना है, फिज़िकली, इमोशनली अगर आपको हील करना है, फ़ास्ट हील करना है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम हीलिंग के लिए बेस्ट प्राणायाम है, ठीक है? तो आज हम ये दोनों टेक्निक सीखेंगे, अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। और जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैट पे बैठ जाएँगे, फ्लोर पे मत करना, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना? वो अर्थ में नहीं जानी चाहिए। मैट रहेगा तो आपके शरीर में ही वो एनर्जी चैनलाइज़ होगी, ओके? तो आराम से बैठ जाएँगे, सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, जो भी एक कंफर्टेबल पोज़ होगा उसमें आपको बैठना है। और जैसे कल मैंने बताया था आपको, अगर आपके बैक में हंच आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तकिया रख सकते हो, बटक्स को थोड़ा ऊपर लाएँगे, जिससे आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा, ओके? जिनको वज्रासन में बैठना है, वो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या आप सिंपल क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हो। या जो लोग एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। हुँ, लेकिन पद्मासन अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आराम से सुखासन में बैठ जाइए, इस तरह से क्रॉस लेग करके। अब पहले आँखें खोल के देखेंगे, उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप आँखें बंद कर सकते हैं।
और जब भी आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम या अपने नासिका को बंद करने वाले प्राणायाम करेंगे, तो हमेशा आपको अंगूठे का इस्तेमाल करना है और अनामिका उँगली का इस्तेमाल करना है। रिंग फिंगर और थंब का इस्तेमाल करो अपने नासिका को बंद करने के लिए, नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए। ये क्यों करना है? क्योंकि ऐसा हठप्रदीपिका ग्रंथ में बताया है। ठीक है? तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, आँखें खुली रखिए जिनको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले अपने राइट नासिका को अंगूठे से बंद कीजिए और धीरे-धीरे लेफ्ट से श्वास अंदर लीजिए। लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट से श्वास बाहर छोड़िए। राइट से श्वास अंदर लीजिए। अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर लेंगे। अनामिका उंगली से बंद कीजिए और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अब दाहिनी नासिका से श्वास अंदर लेंगे। अंगूठे से बंद कीजिए और बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे। राइट से श्वास बाहर छोड़िए। राइट से श्वास अंदर लीजिए और लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। धीरे से हाथ नीचे करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। फिर से करेंगे। अब आप जिनको समझ में आया है आंखें बंद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अगर आपको बैक की समस्या है, बैक प्रॉब्लम है, तो आप वॉल के पास बैठिए आराम से और पीठ के पीछे आप तकिया भी लगा सकते हैं। अब जिनको मालूम है आंखें बंद करके करेंगे, जिनको नहीं मालूम है आंखें खोल के देखते हुए कीजिए। पहले दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास अंदर लेंगे। बाईं नासिका को अनामिका उंगली से बंद कीजिए और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। दाहिनी नासिका से श्वास अंदर लेंगे और अंगूठे से बंद कीजिए। बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। कंटिन्यू करेंगे। जब भी आप बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे, वो आपका एक राउंड हुआ। फिर से बाईं नासिका से जब श्वास बाहर छोड़ेंगे, तब वो 2 राउंड हुआ। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है और ध्यान रखना है कि श्वास लेने में आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालनी है और तेज़ी से श्वास मत लीजिए, आराम से श्वास लीजिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। और अगर सफोकेशन फ़ील हो रहा है, तो आप और छोटा श्वास लीजिए। लेकिन आप लगातार 5 राउंड, 6 राउंड कर सके, उस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप ऐसा लगे कि आप थक गए हो, इसका मतलब आप श्वास लेने में ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। तो एफर्ट कम से कम डालिए, आराम से कीजिए।
लास्ट राउंड करेंगे। बाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए ही आपको रिलैक्स करना है। बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालने के बाद आंखें बंद रखते हुए वहां पे रुकिए, रिलैक्स कीजिए। अब अपने दोनों नॉस्ट्रिल को आप फिर से चेक कर सकते हैं। कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है, कौन सी नासिका ज्यादा एक्टिव है और कौन सी कम एक्टिव है। फिर से एक बार करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद कीजिए। क्लोज राइट नॉस्ट्रिल। इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल। क्लोज लेफ्ट with your ring finger. Exhale right. Inhale right. Close it with your thumb. Exhale left. Inhale left. Close it with your ring finger. Exhale right. Inhale right. Exhale left. कंटिन्यू करेंगे। लास्ट राउंड। बाएं नासिका से श्वास छोड़ने के बाद आपको रिलैक्स करना है। Feel the calmness. अपने शरीर में, मन में शांति का अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अब जो दूसरा प्राणायाम है हम वो करेंगे। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, हनी बी ब्रीदिंग। भ्रामरी प्राणायाम में आपको भंवरे की आवाज निकालनी है। तो भंवरे की आवाज निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है। श्वास अंदर लेने के बाद अपने लिप्स को बंद ही रखिए और भंवरे की आवाज ना, भंवरे की आवाज निकालनी है। या आप ओमकार जाप भी कर सकते हो। तो पहले लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए जैसे हम ओमकार करते हैं, ओम, लेकिन इसमें क्या करना है, लिप्स को बंद करके करना है।
होठों को बंद करके ओमकार करना है। तो जरा एक बार अभ्यास करो, होठों को बंद करके ओमकार कैसे करोगे। पहले लंबा गहरा श्वास लीजिए और लिप्स को बंद करते हुए ओमकार। ओके, तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसको हनी बी ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो 5 बार हम करेंगे। तो दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, कमर और गर्दन को सीधी रख लीजिए। 2 राउंड आंखें खोल के करेंगे, उसके बाद आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की आवाज निकालिए। फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए। लिप्स को बंद करके ओमकार चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज निकालिए। कंटिन्यू करेंगे, 2 बार और कीजिए। वाइब्रेशन, कंपन को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अब इसी भंवरे की आवाज को या इस भ्रामरी प्राणायाम को हम एक मुद्रा के साथ करेंगे, है ना, हस्त मुद्रा। और उस मुद्रा का नाम है षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा में क्या करना है आपको, अपने कानों को अच्छी तरह से बंद करना है। ओके, और अपने हाथों से आंखों को बंद करना है। आंख तो वैसे भी बंद है, तो ज्यादा जोर से दबाइए मत आंखों को। आपको दबाना है तो कान को दबाना, लेकिन याद रखना आपके अंगूठे को कान के अंदर मत डालिए। यहाँ पे ईयर लोब है ना, आपका ईयर लोब जो है उसी को दबाना है आपको। कान के अंदर उंगली मत डालना, क्योंकि नहीं तो आपके जो नाखून है वो ना चुभ सकते हैं आपको। बाहर से ही कान का जो ईयर लोब है, थोड़ा बाहर निकला हुआ हिस्सा है, उसको ही जोर से दबाइए। तो अंगूठे को जोर से दबाना, लेकिन बाकी उंगलियों को आराम से आंखों पे रखना, क्योंकि आंखों को बंद करने के लिए आपको दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानों को बंद करने के लिए आपको जोर से दबाना होगा कि बाहर की आवाज सुनाई ना दे। तो सेम हम प्राणायाम 5 बार करेंगे ना, ताकि बाहर की कोई आवाज ना सुनाई दे। और अंदर जो हम ओमकार जाप करेंगे लिप्स बंद करके, या जो भंवरे की आवाज निकालेंगे, उस आवाज पे ध्यान लगाएंगे, उस वाइब्रेशन पे ध्यान लगाएंगे। 5 बार करना है। तो जो बिगिनर हैं वो 2 बार पहले देख लेंगे, बाद में करेंगे। जिनको मालूम है वो साथ में कर सकते हैं। कानों को, आँख को अच्छी तरह से बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज निकालिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ओमकार।
धीरे से दोनों हाथ नीचे रख लीजिए। वाइब्रेशन को फील कीजिए। मन में कोई विचार नहीं, या मन में कम विचार है उसको महसूस कीजिए। शांति और स्थिरता को महसूस कीजिए। अब धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक। अपने पैरों को फैला दीजिए। हाथों को फैला दीजिए। हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर का वजन जमीन पर, मैट पर डाल दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने स्टमक मसल्स को महसूस कीजिए, एब्डोमिनल मसल्स को। आपका पेट ऊपर और नीचे आ रहा है, जा रहा है। बंद आंखों से उसको देखिए। अपने पेट की हलचल को देखिए। ऑब्जर्व योर एब्डोमिनल मूवमेंट। It is going up and down with every breath. हर आती जाती हुई श्वास के साथ आपका पेट ऊपर और नीचे आ रहा है, उसको देखिए। बंद आंखों से देखिए। मन की आंखों से देखिए। अब अपना ध्यान अपने नासिका ब्रीदिंग पर लगाइए। अपना ध्यान नासिका के द्वारों पर लगाइए। आप नासिका से श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। नासिका के द्वारों पर अपनी हर अंदर जाती और बाहर जाती हुई श्वास को देखिए।
श्वास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। श्वास जैसी भी है उसको वैसे ही देखिए। ये श्वास अंदर गई और ये श्वास बाहर गई। सिर्फ देखिए, साक्षी भाव से देखिए। जैसे आप फिल्म देखते हैं वैसे ही अपने श्वास को देखिए। साक्षी भाव से देखिए। ये श्वास अंदर गई और ये श्वास बाहर गई। अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को देखिए। एक पहरेदार की तरह देखिए। एक द्वारपाल की तरह देखिए। Like a gatekeeper, observe your every breath. एक द्वारपाल की तरह अपनी हर अंदर जाती बाहर जाती श्वास को देखते रहिए। आपकी सजगता के बिना एक भी श्वास अंदर या बाहर न जाने पाए। पूरी तरह से सजग, पूरी तरह से सचेत। Full alert, full attentive. Without your awareness, not a single breath should go in or go out. So observe your breath with full attention, like a gatekeeper. Now slowly come out of this state. धीरे धीरे स्थिति से बाहर आएंगे। श्वासों को रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अपने हाथों के पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। Hold your both the legs. अब एक साइड में टर्न हो जाएंगे और अपने हाथों को सिर के नीचे तकिया बना के रख लीजिए।
आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। ब्रीदिंग को रिलैक्स कर दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। Inhale with smile. Exhale with smile. चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। अब दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लीजिए। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। 3 बार ओमकार चैंटिंग और उसके बाद यूनिवर्सल प्रेयर। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ओमकार। श्वास अंदर लीजिए। श्वास अंदर लीजिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले। अंदर शांति, बाहर शांति, चारों ओर शांति शांति शांति। Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. धीरे धीरे नीचे देखते हुए अपनी आंखें खोलिए। Thank you so much everyone for attending this session and have a good day. Thank you so much.